Hello and welcome dear students। पिछले सेशन में हमने उदारवादी आंदोलन की प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में चर्चा की। अब इस वीडियो में हम उदारवादियों की विभिन्न रणनीतियों और उस उदारवादी कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों के रुझानों और उदारवादियों के कार्यों की समीक्षा की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उदारवादी कांग्रेस की प्रमुख रणनीतियाँ। इनकी जो उदारवादी जो कहा जाता है इनको, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनकी जो रणनीति है वो उदारवादी ज़्यादा थी। यदि उनके कार्यक्रमों या उद्देश्यों को देखे जाएं तो वो ज़्यादा क्रांतिकारी थी, बल्कि जो उनकी रणनीतियाँ हैं वो ज़्यादा उदारवादी है। इसलिए बाद में जो लाल, पाल और बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन लोगों ने जब इनकी आलोचना की तो आलोचना का जो मुख्य केंद्र था वो रणनीति को लेकर था कि आपकी रणनीति इतनी सटीक नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको। तो रणनीति क्या थी? उनकी जो प्रमुख रणनीति थी वो थी याचिकाएं। याचिकाएं देना, कोई भी मांग होती उसके लिए एक पत्र लिखा जाता जो याचिका के रूप में होता। वो अंग्रेज सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे कि यह हमारी मांग है, इसमें भारतीय लोगों का फायदा है, इसलिए आप चूंकि न्याय की मूर्ति है इसलिए आप इसको लागू करें। वो याचिका होती थी। और जब उस याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए स्मरण पत्र देते थे कि हमने फलाना तारीख को उस विषय पर आपसे निवेदन किया था, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, हम आपको पुनः स्मरण कराते हैं कि आपकी छवि तो देश पूरे में, आप एक सुधारक हो, आप भारत देश के लिए अच्छे हो, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार हमारे साथ अच्छा कीजिए। तो याचिका और स्मरण पत्र देना। जो उदारवादी जो है ये पूरा का पूरा इस बात में विश्वास रखते थे कि अंग्रेजों का शासन भारत में रहना चाहिए और वो भारत के लिए हितकर है। अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी शासन प्रशासन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने देश में शासन प्रणाली और कानून का शासन लागू किया है उस प्रकार से वो भारत में भी करेंगे। और उनका ये विश्वास था कि जो अंग्रेज है वो वास्तव में बुरे नहीं हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने देश में इस प्रकार का सिस्टम लागू किया तो वो बुरे नहीं हैं, बल्कि हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं वो इंग्लैंड तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए उनके तक पहुंचाने के लिए वो बार बार पत्र और याचिकाएं भेजा करते थे। वो विभिन्न प्रकार की बहस किया करते थे। जैसे इनका एक जो कार्यक्रम था वो ये भी था कि कांग्रेस के अधिकतम सदस्य उस समय की जो विधान सभाएं हैं, विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य बन जाए और फिर उसमें जब चर्चा होगी किसी मुद्दे पर तब आप अपने विचार प्रकट करें। और इसका कांग्रेस के सदस्यों ने बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया। गोपाल कृष्ण गोखले हो, दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, ये जब सदस्य बने तो इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सटीकता से रखा और इस बात के अंग्रेज भी कायल थे। तो संवैधानिक बहस करना और प्रतिवेदन देना भी इनका हिस्सा था। अब चूंकि ये ब्रिटेन को अच्छा मानते थे तो ये सोचते थे कि हमें ब्रिटेन के लोगों को बताना पड़ेगा कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बाकी सभी अंग्रेज गलत नहीं है, भारत में जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के लोगों को जगाना, उनको भारत के पक्ष में लाना, इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन में प्रयास किए। दादा भाई नौरोजी 1889 या 89 में इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने एक कमेटी स्थापित की और वो फिर 1990 में जाकर के ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्य बन गए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के, ताकि वो भारत की बात को वहाँ पर पेश कर सके। तो इस प्रकार से इनका जो पूरा उद्देश्य था वो इस बात पर निर्भर था कि किसी न किसी प्रकार से जो हमारी जो मांगे हैं वो न केवल भारत के अधिकारियों की बल्कि जो अंग्रेज जहाँ का शासन है, इंग्लैंड है, वहाँ पर जाकर के भी अपनी बात को पहुँचा सके। और इसके लिए उनको ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनना भी उचित लगा। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेंबर बने, भारत के नागरिक होते हुए भी। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा था संगठन को अखिल भारतीय बनाना
ऑल इंडिया लेवल का बनाना, इसलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधिवेशन करना। जैसे पहला मुंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर चेन्नई में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। तो भारत के हर हिस्से में अधिवेशन करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। इन सब चीज़ों के बावजूद भी नरमपंथियों की बहुत सारी आलोचनाएं की गई, क्योंकि नरमपंथियों ने जो उद्देश्य रखे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और जिस प्रकार की उनकी रणनीति थी उससे कुछ लोग असंतुष्ट थे। और जो असंतुष्ट थे उनमें एक तिकड़ी, लाल, पाल और बाल प्रमुख थे। अरविंद घोष भी उनके साथ में थे। अरविंद घोष ने एक पत्र निकाला था, इंदु प्रकाश। उसमें लिखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग हैं वो जो इतना ही उनके जो लक्ष्य है वो भ्रामक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लक्ष्य है वो भ्रामक है, और इस प्रकार से वो खुद अंधे हैं, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए जो उनको जो भावना, जो समर्पण, जो तत्परता चाहिए वो नहीं है उनके पास में। तो कहा कि हम तो पूरे के पूरे अंधे हैं, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो अंधा नहीं तो काना जरूर है, अर्थात वो भी अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उनकी आलोचना की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भी नरमपंथियों की खूब आलोचना की, और यहाँ तक कि कांग्रेस अधिवेशन में आपस में संघर्ष भी हो गया। वो उनकी जो तिलक और लाला लाजपत राय ने जो बड़ी आलोचनाएं की, उनका ये आधार था कि आप साल में केवल एक बार मिलते हो, तो ये तो एक प्रकार से आपका वार्षिक सम्मेलन हो गया, जिसमें आप लोग मिलते हो, पार्टी करते हो और आए लो बोलते हो, अपनी मित्रता बढ़ाते हो, गुटबाजी करते हो और चले जाते हो। वास्तविक काम कितना होता है इसके बारे में कोई नहीं देखा जा रहा है। तो वार्षिक सम्मेलन कह करके इसकी आलोचना की गई। लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने तो कहा कि ये टर्राते हुए मेंढक है जिनकी कोई नहीं सुनता है। साल में एक बार मिलते हैं, टर 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 करते हैं 2-3 दिन और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, अपना अपना बिजनेस करते हैं। क्योंकि इन जो नरमपंथी जो आंदोलन के जो विचारधारा के जो लोग हैं वो अधिकतर लोग वकील थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, प्रोफेसर थे, जो पूरे साल तक अपना काम करते, साल में एक बार मिलते। 1897 में जब अमरावती में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध सीधा सीधा विद्रोह कर दिया और प्रदर्शन कर दिया कि हम तो आपके साथ में नहीं, आपकी बात नहीं मानने वाले। और ये विद्रोह धीरे धीरे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता गया। 1902 में इन्होंने कांग्रेस में जो गर्मपंथी थे उन्होंने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, और 1905 आते आते गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों ही बराबर हो गए। तो फिर उनके बीच में कांग्रेस के विभाजन तक की बात आ गई, वो आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी तक तो इतना कि दोनों के बीच में मत भिन्नताएं बढ़ रही थी, इसलिए नरमपंथियों के लिए गर्मपंथी भिक्षावृत्ति करने वाला दल की संज्ञा देता था कि आप लोग भिक्षा मांगने आते हो, अंग्रेजों से याचिका करते हो, याचना करते हो, आप लड़कर के लेना नहीं चाहते हो, आप संघर्ष की राजनीति नहीं करते हो, आपका जो क्षेत्र है वो सीमित है, सीमित वर्ग तक आपकी पहुँच है, आम जनता तक आपकी पहुँच नहीं है। साथ ही उनको आराम तलबी भी कहा। अब हम ये देखेंगे कि अंग्रेज सरकार का नरमपंथियों के प्रति क्या रवैया था। शुरू में जैसा कि ये ह्यूम के द्वारा स्थापित थी तो सहयोग किया गया, लेकिन शीघ्र ही 1 साल बाद ही अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यह संस्था अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए लॉर्ड डफरिन ने जब 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन में स्वशासन की बात कही गई थी, तो डफरिन ने उसकी बहुत ही हंसी उड़ाई थी कि इस प्रकार से कोई स्वशासन नहीं मिलता है और आप में योग्यता और काबिलियत नहीं है। और डफरिन ने कांग्रेस में लोग अधिकतर शामिल न हो और दान न दे, इसको रोकने के लिए 1888 में कानून बना दिया, और कानून में एक आ गया कि जो भी सरकारी अधिकारी है वो किसी भी प्रकार का दान कांग्रेस को और कांग्रेस के अधिवेशन को नहीं करेंगे। साथ ही कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने जो भारत के बहुत सारे लोग थे, जैसे बनारस के राजा, हैदराबाद के नवाब, सर सैयद अहमद खां, इन सब लोगों को या कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे इंडियन एसोसिएशन, इन सभी संस्थाओं को अपने पक्ष में लिया ताकि कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको नमक हराम कहा, देशद्रोही ब्राह्मण कहा,
हिंसक खलनायक कहा। साथ ही कांग्रेस को देशद्रोहियों का कारखाना शब्द की संज्ञा दी और यह भी कहा कि ये जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो आ रहे हैं ये लोग वे निराश लोग हैं जिनको कोई पद नहीं मिला, यदि पद मिल जाता तो वे इस अधिवेशन में नहीं आते और ये असंतुष्ट वकील है। और फिर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया और यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का नहीं है। इसलिए मुसलमानों को अलग रखने के लिए सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस और यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, आई रिपीट, मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस और यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये दो संगठन बनवाए गए। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान से संगठन बनवाए गए ताकि कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन घोषित किया जा सके। साथ ही कुछ ऐसे लोग जो कि अंग्रेजों का पक्ष ले सकते थे उनको डांट पुचकार करके अपने साथ में मिलाया। जैसे बनारस का जो शासक था राजा शिव प्रसाद, जिसका उपनाम था सितारे हिंद, उनको अपने पक्ष में कर दिया। हैदराबाद के निज़ाम को भी पक्ष में किया। उसी प्रकार से दिनसा वाचा इन लोगों को भी अपने साथ में कर लिया गया। जो लॉर्ड एल्गिन था उसने भी यह, जब कांग्रेस के लोग डिमांड कर रहे थे तो उसने स्टेटमेंट दिया था कि हम कोई सुधार नहीं करने वाले हैं। भारत को तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पर ही इसका शासन कायम किया जा सकेगा। और जब लॉर्ड कर्जन 1805 ईस्वी में था तो उसने यह कहा था कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है और मेरा यह सपना है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु को देखूं। अर्थात कांग्रेस इतना बड़ा अस्तित्व वाला संगठन नहीं है, वो टूट रहा है, लेकिन फिर भी कर्जन चाहता है कि मैं इसको खत्म करके ही जाऊं। लेकिन यह अंग्रेजों का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई और 1905 के बाद में उन्होंने फिर आम जन को साथ में लेते हुए अपनी रणनीति को बदला और फिर आगे गतिविधियों को बढ़ाया। वो किस प्रकार से हुआ वो नेक्स्ट वीडियोज में अपन चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं इन उदारवादी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं कि इनका वास्तव में क्या योगदान है। लाला लाजपत राय ने कहा कि जो उदारवादी हैं उन्होंने रोटी मांगी लेकिन अंग्रेजों ने उसकी जगह पर उसको पत्थर दिए। कहने का मतलब है कि जो डिमांड की थी उसकी पूर्ति की बजाय उसका उल्टा दमन किया गया। वैसे 1885 से 1905 तक का काल है वो भारतीय राजनीति के लिए शेषवा अवस्था का काल है, जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। उस समय भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रवाद का अस्तित्व नहीं था और इस दृष्टि से उदारवादियों ने भारत में राष्ट्रवाद का बीज बो करके भारत की बहुत बड़ी सेवा की। यह भी कहा जाता है, इतिहासकार ताराचंद ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस का जो उदारवादी या जो नरमपंथी जो ढांचा था उसके यदि कार्यों की समीक्षा की जाए तो हमें उसका विशाल महल तो नहीं दिखेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रवाद की गहरी नींव जरूर दिख जाएगी। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद की जो गहरी नींव है वो इन नरमपंथियों ने डाली थी। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के स्वरूप को समझना है। उन्होंने समझा कि भारत के लिए अंग्रेजों का जो ये साम्राज्य है ये आर्थिक दृष्टि से भारत को बहुत ही ज़्यादा पंगु बना रहा है, इसलिए हमें इसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि उदारवादियों ने कभी भी ब्रिटेन के शासन को भारत से भगाने की बात नहीं कही, लेकिन उसमें बदलाव की जरूर बात कही गई और इन नरमपंथियों की प्रयासों और उनके संकल्पों का नतीजा है कि 1892 में एक नया अधिनियम पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम, और उस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधान परिषदों में अधिक महत्व मिला। विधान परिषदों की शक्तियों का विस्तार हुआ, उसमें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो इस प्रकार से कुछ सुधारों के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं में सुधार हुए, कानून का शासन बना, प्रेस और आज़ादी की जो स्वतंत्रता है उसका भी महत्व बढ़ा। तो उदारवादियों ने जो भारत के राष्ट्रवाद की जो नींव रखी है उसी के आधार पर बाद में चाहे वो गर्मपंथी हो या फिर महात्मा गांधी हो, इसी नींव पर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विशाल महल का निर्माण करवाया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इसके वीडियो के नीचे ये PDF शेयर कर रहा हूँ जिसमें कुछ चर्चा की है, जिसमें कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं के बारे में भी
कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया और वो कांग्रेस के लिए क्या क्या थे। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।